अच्छा जी, कंप्लीट डेंचर में सबसे पहले जब आप स्टार्ट लेते हैं तो आप इंप्रेशन बना लेते हैं। एक होता है प्राइमरी इंप्रेशन। प्राइमरी इंप्रेशन के बाद आप प्राइमरी कास्ट बना लेते हैं। प्राइमरी कास्ट के बाद आप कस्टम ट्रे बना लेते हैं उस पेशेंट के लिए। कस्टम ट्रे के बाद जो इंप्रेशन होता है उसको सेकेंडरी इंप्रेशन कहा जाता है। सेकेंडरी इंप्रेशन के बाद फिर आप सेकेंडरी कास्ट बना लेते हैं जिसपे आप काम करें। सही है। एक तो ये प्रोसीजर हो गए। इंप्रेशन के लिए आपके पास मटेरियल जो होते हैं वो जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल पेस्ट प्लस इंप्रेशन कंपाउंड, ये अल्टरनेटिव यूज होते हैं। इंप्रेशन आप मोस्ट ऑफ्टन वॉश टेक्निक से बनाते हैं। ये पॉइंट्स है, नोट क्या करें सर, ये वॉश टेक्निक से जब आप इंप्रेशन बना लेते हैं और आपके पास कास्ट आ जाती है तो कास्ट के बाद आप डेंचर बेस बना लेते हैं। तो डेंचर बेस के मेथोडोलॉजी है स्प्रिंकल ऑन मेथड, सही है, डब मेथड। अब डेंचर बेस रीजन से भी बन सकता है, एक्रेलिक रीजन से भी बन सकता है। तो डेंचर बेस जब आपने बना लिया तो उसके आगे वाला प्रोसेस जो होता है उसको हम कहते हैं अक्लूजल रिम्स। तो डेंचर बेस के बाद फिर आप क्या बनाते हैं, अक्लूजल रिम्स बनाते हैं। अक्लूजल रिम्स हम क्यों बनाते हैं, अक्लूजल रिम्स हम इसलिए बनाते हैं कि हमने फिर थ्योरेटिकली इन रिम्स में टीथ प्लेस करना है। क्या प्लेस करना है, टीथ। तो उस टीथ के प्लेसमेंट के लिए हम अक्लूजल रिम्स बनाते हैं। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताई ये टोटली रिलेट करती है फैब्रिकेशन के साथ। किसके साथ, फैब्रिकेशन के साथ। थ्योरेटिकल आपके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए, थ्योरेटिकल आपके पास नॉलेज होनी चाहिए बायोमैकेनिक्स की, थ्योरेटिकल आपके पास नॉलेज होनी चाहिए टिश्यू रिस्पांस की, सही है, और थ्योरेटिकल आपके पास फिर नॉलेज होनी चाहिए फर्दर जितने भी मेजरमेंट्स होती है डेंचर में उन सब चीजों की। तो आपने बायोमैकेनिक्स को भी पढ़ना है, आपने टिश्यू रिस्पांस को भी स्टडी करना है। हाँ, और देन फैब्रिकेशन में फिर आप प्रैक्टिकल स्टेप की तरफ आते हैं जो मैंने आपको स्टेप्स बताए। अच्छा, जब अक्लूजल रिम्स बनते हैं ना तो अक्लूजल रिम्स के बाद हम सिलेक्शन ऑफ टीथ करते हैं। क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टीथ। उन्हीं अक्लूजल रिम्स में फॉर एग्जांपल ये अक्लूजल एक रिम हो गया, सही है, और ये अक्लूजल फॉर एग्जांपल दूसरा रिम हो गया। तो इसी अक्लूजल रिम में यहां पर टीथ प्लेस करना, 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 टीथ प्लेस करते हैं। और ये टेम्पररी होते हैं सिर्फ चेक करने के लिए, मैक्सिलो मैंडिबुलर रिलेशनशिप को चेक करने के लिए आप अक्लूजल रिम्स में टीथ प्लेस करते हैं। सही है। ये अगर आपके पास देखें ये स्पेसिफिकली अक्लूजल रिम है। तो यहां पर एक टीथ यहां प्लेस किया गया, ये सही है, और ये यहां पर प्लेस किया गया है। तो फिर बाद में ये वैक्स हटाया जाएगा, इसको परमानेंट डेंचर बेस के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाएगा फ्लास्किंग में, सही है, वो बाद में प्रोसीजर पढ़ेंगे। तो इसको कहते हैं अक्लूजल रिम्स। अच्छा, इस अक्लूजल रिम के लिए आप टूथ की सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, टूथ की सिलेक्शन। तो ये सिलेक्शन वाला जो प्रोसेस है टूथ का ये कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज्यादा, इसमें बहुत पॉइंट्स को आपने देखना होगा। सबसे पहले तो आप इंटीरियर टीथ की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इंटीरियर। वी हैव टू क्लासेस ऑफ टीथ, दो क्लासेस है टीथ की। पहले हम इंटीरियर की सिलेक्शन को डिस्कस करते हैं कि इंटीरियर टीथ को आप कंप्लीट डेंचर के लिए कैसे सेलेक्ट करेंगे। फॉर्म, कलर या शेड, साइज एंड शेप। ये शेड है, ये शेप है, सही है। फॉर्म, शेड, साइज, शेप, ये चार चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी है, समझनी है। सिर्फ ये चार चीजें आपने समझनी है जब आप इंटीरियर टीथ को सेलेक्ट करते हैं कंप्लीट डेंचर के लिए, सही है। अच्छा जी, अगर हम शेड से स्टार्ट ले लें, पहले हमने किससे स्टार्ट लिया, शेड से स्टार्ट किया कि शेड को किस तरह सेलेक्ट करेंगे। तो शेड को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो शेड से रिलेट करती है। शेड नॉर्मली टूथ का जो होता है, नॉर्मल, ये जनरल बात हो रही है सारे ह्यूमन बींग्स के लिए, वो स्लाइटली येलो होता है। किस तरह होता है, स्लाइटली येलो। तो स्लाइटली येलो तो आपके जहन में आ गया कि शेड हमने ये सेलेक्ट करनी है। शेड में फर्दर 1 2 3 4 ये चार चीजें आपने देखनी होती है कि ये उसकी किस तरह है। इन चार चीजों को आप चेंज कर सकते हैं और उसी हिसाब से शेड बन सकता है या शेड डिजाइन हो सकता है। वो चार चीजें, सबसे पहले ह्यू। ह्यू का मतलब यह होता है कि एक कलर है या एक शेड है। शेड को हम कलर इसलिए नहीं कह सकते कि शेड इज
कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कलर जो एक तरह का या एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस शो करता है, इसको शेड कहते हैं, यूनिफॉर्म अपीयरेंस। तो ह्यू का मतलब यह होता है कि इस शेड में सबसे ज्यादा डोमिनेंट वेवलेंथ कौन सा है। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ वही फ्रीक्वेंसी होती है जो कलर को डिफाइन करती है, कि अगर एक कलर है वो व्हाइट, येलो और पिंक से बना है, कॉम्बिनेशन से, तो इसमें एक कलर की वेवलेंथ ज्यादा होंगे तो वो उसी की तरह अपीयरेंस शो करेगा। यहां पर स्लाइटली येलो अगर मैंने बात की है, तो स्लाइटली येलो का मतलब यह है कि यहां पर जो डोमिनेंट वेवलेंथ है वो येलो फ्रीक्वेंसी के होंगे, तभी ये अपीयरेंस जो है वो थोड़ा सा येलो शो करेगा। पहली बात। दूसरी बात, सैचुरेशन। सैचुरेशन को आप इंटेंसिटी कह सकते हैं। सैचुरेशन को क्या कह सकते हैं? इंटेंसिटी। कि तीन कलर है या एक कलर है तो पर यूनिट एरिया कितनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी है। अगर पर यूनिट एरिया बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है तो कलर बहुत ज्यादा सैचुरेट होगा, सही है, बहुत ज्यादा सैचुरेट होगा, सही है। और अगर कम है तो फिर वो कम सैचुरेट होगा। बहुत ज्यादा येलो और स्लाइटली येलो, समझ में आई बात? बहुत ज्यादा येलो का मतलब ये है कि पर यूनिट एरिया बहुत ज्यादा येलो वेवलेंथ है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड येलो वेवलेंथ है। इसके बाद ब्रिलियंस। तो ब्रिलियंस होती है लाइटनेस एंड डार्कनेस। डार्क येलो, लाइट येलो, समझ में बात? वो थोड़ा सा आपको वो डिफरेंशिएशन लाइटनेस के बिहाफ पे देता है, ब्राइटनेस एंड डार्कनेस सेम कलर की। एंड देन ट्रांसलूसेंसी। ट्रांसलूसेंसी का सिंपल मतलब ये होता है, एक होती है ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसपेरेंट, एक होते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट जितने भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे कंप्लीटली लाइट पास होती है। ट्रांसलूसेंस में लाइट पास होती है, किसी हद तक पास नहीं, इंटरनल जाती है अंदर एंड देन वो रिफ्लेक्ट होती है, या कंप्लीटली पास नहीं होती, स्कैटर्ड हो जाती है। सिंपल इसका मतलब है स्कैटर्ड होना, इधर उधर स्कैटर्ड होना। देन जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो उस मटेरियल को नेचुरल अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, जिस मटेरियल में ट्रांसलूसेंसी। तो ये चार ऐसी चीजें हैं जो आपकी शेड को डिफाइन करेंगे कि ये ज्यादा है तो किस तरह शेड है, ये ज्यादा है तो किस तरह शेड है, ये ज्यादा है, और कम और ज्यादा दोनों का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है शेड पे, पहली बात। दूसरी बात कि इस शेड को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टूथ आप सेलेक्ट कर रहे हैं, मैं टूथ की बात कर रहा हूं, टूथ की शेड की बात कर रहा हूं, सही है, इंटीरियर टीथ। तो फैक्टर क्या है जो शेड की सिलेक्शन को क्या कर रहे हैं भाई, अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले हम एज ले लेते हैं। जनरल परसेप्शन ये है, जनरल अपीयरेंस ये है कि जो यंगर एडल्ट्स होते हैं, यंगर, तो उनमें जो कलर होता है या जो शेड होता है वो ब्राइट होता है, ब्राइट, लाइटर, आप इसको लाइटर कह सकते हैं कि यंगर जो एडल्ट्स होते हैं उनके टीथ लाइटर शेड के होते हैं, और जो ओल्ड एज होते हैं तो फिर उनके डार्कर शेड के होते हैं, येलो लाइटर, येलो डार्कर। अब इसका मतलब यह है कि जब आपने यंगर के लिए कंप्लीट डेंचर प्रोसेस करना है तो आपने ऑटोमेटिकली एज को देख के उसकी शेड को या लाइट रखना है या डार्क रखना है। दूसरी बात जेंडर की आ जाती है, किसकी आ जाती है, जेंडर की। जेंडर के बिहाफ पे अगर आप शेड को देखते हैं तो फीमेल के जो दांत होते हैं वो थोड़े से ब्राइटर होते हैं एज कंपेयर टू मेल। तो अगर आपने फीमेल के लिए कंप्लीट डेंचर बनाना है तो अभी ब्राइटर टच आपने शेड का देना है। कंप्लेक्शन या रेस, सही है, या जो स्किन टोन होती है या स्किन कलर होती है उसके बिहाफ पे अगर आप कहेंगे तो जो थोड़े से डार्कर होते हैं ना, डार्कर, तो उनके दांत भी थोड़े से डार्कर शेड के होते हैं, और जो लाइट स्किन टोन होता है तो उनके दांत भी थोड़े से लाइटर स्किन टोन के होते हैं। लास्ट में पैशन प्रेफरेंस भी होती है। पैशन प्रेफरेंस का मतलब ये है कि आप शेड गार्ड बताएंगे, पैशन को दिखाएंगे कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप कौन सा शेड जो है वो पसंद करना चाहेगी या करना चाहेंगे अपने कंप्लीट डेंचर के लिए, तो उसको भी आप प्रेफर करेंगे कि भाई मुझे ये शेड चाहिए, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा लगता है, तो वो शेड्स गाइड से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी कहानी हो गई शेड की। तो ये दूसरा जो कॉन्सेप्ट यहां पर है वो है साइज का। वो किसका है, साइज का। इस वाले सेक्शन में हम थोड़ा सा साइज को डिस्कस करते हैं। साइज के लिए चार ऐसे पॉइंट्स हैं, चार ऐसे पॉइंट्स जो आपके कंप्लीट डेंचर के साइज को डिफाइन करके देते हैं।
सही है। इसमें एक है प्री एक्सट्रैक्शन रेडियोग्राफ्स या प्री एक्सट्रैक्शन फोटोग्राफ या प्री एक्सट्रैक्शन रिकॉर्ड्स कि अगर इस बंदे के दांत मौजूद थे पहले तो वो किस तरह दिखाई देते हैं। इसके साथ कोई पिक्चर है, इसके साथ कोई रेडियोग्राफ है, इसके कोई नॉर्मल पिक्चर है जिसमें उसके दांत दिखाई दे रहे हैं। पिक्चर्स तो लोगों के होते हैं, पास्ट के पिक्चर जब उसके दांत होते हैं, जब इनके बाल होते हैं स्पेसिफिकली, तो लोगों के पिक्चर जो है वो आप देख के उनके अपीयरेंस जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास अप्रोच होता है एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच, ये भी पढ़ेंगे। तीसरा अप्रोच होता है थ्योरेटिकल अप्रोच, ये भी पढ़ते हैं। और चौथा अप्रोच होता है एनाटॉमिकल अप्रोच। तो ये 4 अप्रोचेस हमारे पास है जिससे हम साइज को डिफाइन करते हैं कंप्लीट डेंचर के लिए। सही है। इसमें सबसे पहला मैंने क्या कहा, प्री एक्सट्रैक्शन गाइड। आपके पास प्री एक्सट्रैक्शन की कोई डेटा मौजूद है जो आपको गाइड करे। किस चीज के लिए गाइड करे कि आप एग्जैक्ट साइज के टूथ को सेलेक्ट कर ले कंप्लीट डेंचर के लिए। तो इसमें प्री एक्सट्रैक्शन गाइड में सबसे पहले तो डायग्नोस्टिक कॉस्ट आता है। क्या आता है? डायग्नोस्टिक कॉस्ट का ये मतलब होता है जिस तरह ये कास्ट है, जिस तरह ये कास्ट है, तो आया पेशेंट के प्री एक्सट्रैक्शन कोई इस तरह मौजूद है। अच्छा, यहां पर इस बात की भी आप वो कर ले कि कभी कभी हम ट्रीटमेंट पर्पस के लिए एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। सही है। तो पहले से अगर उन्हीं टूथ को फिर हमने रिस्टोर करना होता है, उन्हीं टूथ को हमने रिस्टोर करना होता है, तो पहले से हम उस पेशेंट की ये गाइड बना लेते हैं, डायग्नोस्टिक कास्ट बना लेते हैं, ट्रीटमेंट पर्पस के लिए उसके टूथ को रिमूव कर लेते हैं। एंड देन जब रिप्लेसमेंट की बारी आती है तो फिर हम इसको देख के उसके साइज का अंदाजा लगाते हैं। यहां से आपको इसके साइज का एग्जैक्ट पता चल रहा है कि टाइप किस साइज का है। पहली बात डायग्नोस्टिक कास्ट। दूसरा, आप प्री एक्सट्रैक्शन फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, उनसे आप जनरल अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके दांत किस तरह है। आप इंट्राओलर रेडियोग्राफ्स को देख सकते हैं, अगर कोई पेरिएपिकल रेडियोग्राफ है, कोई वाइटनिंग रेडियोग्राफ है, तो वो भी आपके नॉर्मल साइज का अंदाजा बता सकते हैं, क्योंकि पेरिएपिकल रेडियोग्राफ में टीथ का एग्जैक्ट साइज आता है। जिस साइज का टीथ मौजूद होता है ना आपके ओरल कैविटी में, तो वही साइज जो है वो आपको पेरिएपिकल रेडियोग्राफ में मिल जाता है। एंड देन आपके पास आ जाते हैं एक्सट्रैक्टेड टीथ। अगर आपने किसी ट्रीटमेंट पर्पस के लिए टीथ एक्सट्रैक्ट किए हैं तो और आपने ये उसी टाइम प्लान करना था कि मैं बाद में ये रिस्टोर करूंगा या इसकी रिस्टोरेशन करूंगा, सही है, तो फिर वही टीथ जो है वो आप देख ले, ऑब्जर्व कर ले, सही है, और उसी के हिसाब से आप फिर कंप्लीट डेंचर के साइज सेलेक्ट कर ले, कंप्लीट डेंचर के टूथ के साइज को सेलेक्ट कर ले। तो यहां तक हमने इंटीरियर टीथ के सिलेक्शन की बात की, उसमें हमने शेड पढ़ लिया, उसमें साइज हमने पूरा नहीं पढ़ा, साइज सिर्फ स्टार्ट किया। साइज में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है भाई? प्री एक्सट्रैक्शन रेडियोग्राफ का है, जो आपको साइज का बताएगा। और प्री एक्सट्रैक्शन रेडियोग्राफ में आपने ये 4 चीजें देखनी है। यहां पर मैंने ये पॉइंट लिखा है कि भाई जो टीथ है वो हेड के हिसाब से प्रोपोर्शन होने चाहिए। हेड के हिसाब से प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि मेल की जो फेशियल सिमेट्री है और फीमेल की, तो उसी हिसाब से आप दांत को क्या कर ले, डिफाइन कर ले, सही है। तो ऐसा कहा जाता है कि फीमेल के दांत थोड़े से स्मॉल होते हैं, थोड़े से राउंडेड टाइप होते हैं, और मेल के दांत थोड़े से बड़े होते हैं, सही है। तो फेशियल सिमेट्री के हिसाब से आपने मेल और फीमेल के साइज को जहन में रखना है। सिलेक्शन ऑफ टीथ इज मोर आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट। इसमें साइंस इतना इस्तेमाल नहीं हो, जिसमें आर्ट, जो आर्ट में एक्सपर्ट होते हैं, जो कलर में एक्सपर्ट होते हैं, जो सिलेक्शन में एक्सपर्ट होते हैं, जो डिजाइनिंग में एक्सपर्ट होते हैं, वो इस पूरे प्रोसेस में भी एक्सपर्ट होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच के। एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच हमें साइज के बारे में क्या बताती है। सिलेक्शन ऑफ टीथ में जब आप इंटीरियर टीथ के सिलेक्शन करते हैं तो सबसे पहला आपके साथ कॉन्सेप्ट आ जाता है शेड का, ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है साइज ऑफ टीथ का। इसमें आपने प्री एक्सट्रैक्शन गाइड जो है वो स्टडी कर ली, सही है। और अब हम आ जाते हैं दूसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल मेजरमेंट। एंथ्रोपोलॉजिकल मेजरमेंट में सिंपली हमारे पास 3 तरह के फॉर्मूलेज होते हैं, जिसमें आप कोशिश करते हैं कि टीथ की जो लेंथ है या वेट है वो डिफाइन कर ले, और उतने वेट में या लेंथ में आप टीथ प्लेस कर ले। जरा आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक अक्लूजल रिम आ गया। अगर आप इसको अक्लूजल रिम अज्यूम कर लें तो आपने सबसे पहले जो है ये मिड लाइन के एक साइड पे
और मिड लाइन के दूसरे साइड पे सेंट्रल इंसाइजर्स को प्लेस करना है, मैक्सिला में भी मैंडिबल में। तो जब आप इस वाले सेंट्रल इंसाइजर को और इस वाले सेंट्रल इंसाइजर को एग्जैक्ट डिस्टेंस या विड्थ या एग्जिस्ट जो उसके लिए स्पेस है उसमें प्लेस करते हैं, तो सारे इंटीरियर जो टीथ हैं, लेटरल इंसाइजर और केनाइन, वो इसके हिसाब से अरेंज होंगे और इस साइड पे इसके हिसाब से। तो इंटीरियर टीथ के अरेंजमेंट का सबसे जो स्टैंडर्ड पॉइंट है वो सेंट्रल इंसाइजर है। तो आपने सेंट्रल इंसाइजर्स की लेंथ और विड्थ को सही सेलेक्ट करना है ताकि अक्लूजल रिम में ये सही जगह पे प्लेस हो सके। समझ नहीं बात? तो इसी तरह से अगर आप देखें तो पहले हमारे पास सपेलिक इंडेक्स है जिसको कहते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक सपेलिक इंडेक्स। इसमें विड्थ आप सेंट्रल इंसाइजर को डिफाइन किया गया है। अपर सेंट्रल इंसाइजर को आप किस तरह काउंट करेंगे? आप सरकमफेरेंस आप हेड लेंगे, सही है, पूरे हेड को इंच टेप से उसकी सरकमफेरेंस लेंगे और उसी सरकमफेरेंस को आप 13 पे डिवाइड करेंगे तो उसी स्पेसिफिक पेशेंट के विड्थ आप सेंट्रल इंसाइजर के आपके पास मेजरमेंट आ जाएगी। वही मेजरमेंट आप किसी अक्लूजल रिम पे मार्क कर लें और इन्हीं दो जगह पे आप फिर सेंट्रल इंसाइजर को प्लेस कर लें। तो इस प्लेसमेंट के इस साइड पे और इस साइड पे इंटीरियर टीथ खुद ब खुद फिर अरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये तरीका है। इसके बाद टोटल लेंथ आप, अच्छा इसके बाद विड्थ आप इंटीरियर टीथ। अब यहां पर सेंट्रल इंसाइजर की बात हो रही है, इसमें फुल इंटीरियर टीथ की बात हो रही है। फुल इंटीरियर टीथ का मतलब यह होता है केनाइन टू केनाइन, केनाइन टू केनाइन। तो केनाइन टू केनाइन आपने अगर डिस्टेंस मालूम करनी है तो आप बायोजाइगोमेटिक वेट, जाइगोमा से जो वेट होती है उसको आप काउंट कर ले दोनों जाइगोमा के दरमियान और 3.36 पे डिवाइड कर दें। इससे जो आपके पास मेजरमेंट आएगी उसको आप अक्लूजल रिम पे मार्क कर ले कि यहां से यहां तक इसमें मैंने केनाइन टू केनाइन अरेंजमेंट करनी है। सही है। इसी तरह से अगर आपने टोटल लेंथ ऑफ इंटीरियर मालूम करना है, सही है, यहां पर विड्थ है, यहां पर लेंथ की बात हो रही है, सही है। तो लेंथ में आपने फिर क्या करना है कि अपर इंटीरियर को जो सेंट्रल इंसाइजर है या अपर जो इंटीरियर टीथ है सिंपली उसको आप 5 पे डिवाइड कर ले तो जो मेजरमेंट आएगी वो आपको लेंथ दे देगी। तो वेट का भी आपको पता चल गया, लेंथ ऑफ इंटीरियर टीथ का भी आपको पता चल गया। इसको कहते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक सपेलिक इंडेक्स, सही है। इसके बाद बेरिस बायोमेट्रिक इंडेक्स है, उसमें भी विड्थ ऑफ सेंट्रल इंसाइजर अगर आपने काउंट कर दी तो बायोजाइगोमेटिक विड्थ डिवाइड बाय 16। अगर आपने विड्थ ऑफ सेंट्रल इंसाइजर डिवाइड, ये दोनों तरीकों से आप डिफाइन कर सकते हैं, दोनों तरीकों से, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। लेंथ ऑफ फेस को आप इंच टेप से नाप लें और उसको 20 पे डिवाइड कर लें। लेंथ ऑफ फेस का मतलब ये होता है कि हियर लाइन से लेके टिप ऑफ चिन, चिन का टिप होता है और इस तरह। इट्स पाउंड फार्मूला जो होता है उसमें भी आप इस तरह कर सकते हैं कि विड्थ ऑफ सेंट्रल इंसाइजर तो बायोजाइगोमेटिक डिवाइड बाय 16, यहां भी ये सेम है, यहां भी सेम है। और अगर आपने लेंथ अपर सेंट्रल इंसाइजर्स की काउंट करनी है तो लेंथ ऑफ फेस डिवाइड बाय 16, तो वो आपको दे देगी कि भाई अपर इंटीरियर या सेंट्रल इंसाइजर के जो टीथ है उनकी लेंथ क्या है। अब अच्छा जी, सिलेक्शन ऑफ इंटीरियर टीथ की बात हो रही है, शेड की बात हो गई, साइज की बात हो गई। साइज में 4 चीजें की, प्री एक्सट्रैक्शन गाइड की बात हो गई, एंथ्रोपोलॉजिकल मेजरमेंट की बात हो गई और साथ में मेथड यूजिंग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब हमने वो स्टार्ट किया। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आपके पास 2 कॉन्सेप्ट हैं जिसके थ्रू आप टूथ की सिलेक्शन करते हैं या टीथ की सिलेक्शन करते हैं। एक को हम कहते हैं वेंकुलर कॉन्सेप्ट, एक को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनी। सही है। J.W. वाइट साइंटिस्ट था 1872 में, उसने ये कॉन्सेप्ट मुतराद करवाया था। इधर देखो सारे विंकलर कॉन्सेप्ट में हमने विंकलर कॉन्सेप्ट को 3 फर्दर पर्सपेक्टिव्स में डिवाइड किया है। एक फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीथ होता है, एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीथ होता है, एंड बायोमैकेनिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीथ होता है। विंकलर कॉन्सेप्ट में जो साइकोलॉजिकल है वो फिजियोलॉजिकल भी वो कहते हैं कि जिस तरह फेशियल मस्कुलेचर है उसी हिसाब से आप डेंचर को प्लेस कर लें। इसका मतलब ये है कि जब आप डेंचर प्लेस करते हैं तो आपकी लिप्स की जो पोजीशन है वो नॉर्मल होनी चाहिए, पफी अपीयरेंस नहीं होना चाहिए। पफी अपीयरेंस का मतलब ये होता है कि मुंह फूला हुआ नहीं होना चाहिए कि आप, हाँ, जब आप डेंचर प्लेस करते हो वो। अच्छा, जब आपके डेंचर की वर्टिकल डायमेंशन ज्यादा होती है ना तो आपके फेशियल के जो नेचुरल रिंकल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो भी खत्म नहीं करना, जो नेचुरल रिंकल्स होते हैं। तो आपने बकल फ्लेंज और लिंगुअल फ्लेंज को इस लेवल पे एक्सटेंड करना है कि वो आपकी फेशियल मस्कुलेचर को डिस्टर्ब ना करे और वो आपको अपीयरेंस से पता चल जाएगा। न पफी अपीयरेंस होनी चाहिए, न प्रोट्रूजन होना चाहिए,
लिप्स जो है वो बहुत ज्यादा एलिवेटेड होनी चाहिए जब आप डेंचर प्लेस करें। माउथ क्लोजनेस या लिप की जो टचिंग है वो नॉर्मल होनी चाहिए बोथ लिप्स। इसी तरह साइकोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो ये कैम्पर लाइन की बात कर रहे हैं। कैम्पर लाइन का मतलब ये है, इधर देखो कि ये जो लाइनिंग है ना, ये इस मार्कर को देख ले, सही है, ये इलास्टिक नहीं है, लेकिन ये मार्कर जब मैं इसी तरह रखता हूं तो ये यहां पर इस ईयर के इस पार्ट से और नोज के इस पार्ट से, ट्रेगस एंड एला, सही है। तो ये एक नॉर्मल लाइन ऑफ अरेंजमेंट है। इधर देखो, ये एक नॉर्मल लाइन ऑफ अरेंजमेंट है, ये एक नॉर्मल लाइन ऑफ क्या है, अरेंजमेंट है, या नॉर्मल लाइन ऑफ ओरिएंटेशन है। तो इसी लाइन के हिसाब से, इसी लाइन के हिसाब से, इधर देखो, इसी लाइन के हिसाब से आपने अरेंजमेंट करनी है टूथ की, सही है। और एक बार मैकेनिकल का मतलब यह होता है कि टूथ को अपने न्यूट्रल जोन्स में रखना है। न्यूट्रल जोन्स सिंपली यही मतलब होता है कि जो टूथ का अपना एक नेचुरल प्लेसमेंट होते हैं, कोशिश करने की आप टूथ को वहां प्लेस करना। एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये मिड लाइन है ना, मिड लाइन, इस मिड लाइन में ये बात वाज़ेह है कि आपने मिड लाइन में टूथ प्लेस नहीं करना, क्योंकि ये न्यूट्रल जोन नहीं है। न्यूट्रल जोन वो होगा जब आप इस मिड लाइन के इस साइड पे और इस साइड पे सेंट्रल इंसाइजर को प्लेस कर रहे हैं। तो सिंपल यही मतलब है कि आपने टूथ को न्यूट्रल जोन्स में प्लेस करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनी का मतलब ये होता है कि टीथ जो है वो जनरल अपीयरेंस के साथ जो है वो कंपैटिबल होना चाहिए। जो पेशेंट का अपीयरेंस है, पेशेंट के अपीयरेंस का ये मतलब होता है कि उसकी कंप्लेक्शन के साथ, उसकी एज के साथ, उसकी जेंडर के साथ, इन सब के साथ जो हमने इसके लिए प्रीवियस पॉइंट्स पढ़े, वो सारे पॉइंट्स अगर आप कंसिडर करते हैं, पेशेंट की प्रेफरेंस को देखते हैं और उसी हिसाब से आप टीथ को प्लेस करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब है कि ये हार्मोनी में होना चाहिए जनरल फेशियल स्ट्रक्चर या अपीयरेंस के साथ। आप टीथ में, सिलेक्शन ऑफ टीथ में, इंटीरियर टीथ की सिलेक्शन की बात हो रही थी कि जब आप कंप्लीट डेंचर के लिए इंटीरियर टीथ सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें शेड, साइज, शेप या फॉर्म एंड शेप की बात हो रही है। तो शेड हो गया, साइज अब हम डिस्कस कर रहे हैं। साइज में पहला ये पॉइंट डिस्कस हो गया, ये वाला डिस्कस हो गया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया, एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स की बात हो रही है। एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स में को हमने साइज, वर्टिकल डायमेंशन बिटवीन रिज एंड लिप्स में डिवाइड किया है, सही है। तो जब आप साइज आप टीथ की बात कर रहे हैं ना, साइज ऑफ टीथ, तो यहां पर कहते हैं कि एवरेज विड्थ ऑफ सेंट्रल इंसाइजर, जो सेंट्रल इंसाइजर होती है उनकी जो एवरेज विड्थ यहां पर डिफाइन की गई है, वो कहती है कि वो 1/16 ऑफ फेस होती है। फेस को अगर आप 16 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अब यहां पर बाइजाइगोमेट्रिक की बात हो रही है, तो मींस के हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है कि फेशियल को या फेस को जब आप हॉरिजॉन्टली 16 में डिवाइड करते हैं तो उस 16 का जो एक हिस्से की जितनी डिस्टेंस होती है, 16 की एक हिस्से की जितनी डिस्टेंस होती है, वो एवरेज विड्थ होता है सेंट्रल इंसाइजर का, सही है। तो यहां से तो आपको वो साइज का बता रहे हैं, सही है। अच्छा, वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि लेंथ ऑफ टीथ, यहां पर लेंथ ऑफ टीथ की बात हो रही है। तो लेंथ ऑफ टीथ का मतलब ये है कि अगर ये अपर जा है और ये लोअर जा है और आपने उसमें टीथ प्लेस करने हैं, यहां पर प्लेस करने हैं टीथ, यहां पर प्लेस करने हैं और इसके अगेंस्ट कंप्लीट डेंचर में यहां पर प्लेस करने हैं, तो कहते हैं कि ये जो लेंथ होगा टूथ का, कि आपने कितने लेंथ, इधर देखो, अगर आपने कितने लेंथ के जो टीथ हैं वो इन दो जा में प्लेस कर सकते हैं, तो आप इस रिज और इस रिज जो एडेंचर स्लिट होता है उनके दरमियान डिस्टेंस काउंट करेंगे। अगर ये डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 10 mm आता है, एग्जांपल हो रही है की बात हो रही है, तो एक आप इसमें छोड़ देंगे 2 mm, फॉर एग्जांपल आपने उसमें एंटर आर्च स्पेस छोड़ लिया, एंटर आर्च बिटवीन आर्च स्पेस, तो 4 mm लेंथ इस दांत की हो जाएगी, 4 mm लेंथ इस दांत की हो जाएगी, और यहां पर आपने 2 mm का एंटर आर्च स्पेस, और ये आपको कहां से पता चला, ये आपको बिटवीन टू रिजेस जो वर्टिकल स्पेस थी वहां से आपने ये आइडेंटिफाई की। लिप्स के बारे में ये बात हो रही है कि लिप्स की क्या पोजीशन होनी चाहिए सिलेक्शन ऑफ टीथ में, या लिप का क्या रोल होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि दो कंडीशन है, एक अक्लूजन में है, अक्लूजन का मतलब ये है कि आप कोई बात नहीं कर रहे, खामोश है, आपकी जो अक्लूजन है वो रिस्ट पे है, मोमेंट नहीं कर रहे, तो अक्लूजन में आपके लिप्स की पोजीशन ये होनी चाहिए, इधर देखो थोड़ा सा अक्लूजन में आपके रिस्ट, अक्लूजन में आपके लिप्स की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि जो इंसाइजल थर्ड है, इंसाइजल थर्ड का मतलब ये होता है, इधर देखो मिडिल थर्ड भी यहां आ सकते हैं,
कि ये आपका अपर जा है, ये आपकी अपर लिप है, और ये नीचे लोअर लिप के साथ इसने कांटेक्ट में आना है। किस में आना है? कांटेक्ट में आना है। इसी तरह यहां इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आना है। सही है। अच्छा, ये दोनों ठीक है, ये दोनों ठीक है। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आना है। तो यहां पर अपर लिप है, यहां पर लोअर लिप है। तो कहती है कि एक्लूजन जब ये दोनों रेस्ट पे होता है तो जो अपर सेंट्रल इंसाइजर्स है जो यहां पर मौजूद है, उनका लेबियल सरफेस जो लिप की तरफ है, उस लेबियल सरफेस का इंसाइजल थर्ड वो कहां पर होना चाहिए? वो लोअर लिप के सुपीरियर बॉर्डर को टच करना चाहिए। कि जो लोअर लिप है ना, लोअर लिप, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला अपर जो इंसाइजर है, उनका जो इंसाइजल थर्ड है वो इसको टच करना चाहिए। तो आपने ये जस्टिफाई करनी है। ये अक्लूजन की बात हो रही है। जब आप बातें करते हैं या स्पीच में बातें करते हैं तो वही इंसाइजल थर्ड आप अपर टीथ के ले लें, मैक्सिलरी, सही है, मैक्सिलरी इंसाइजर टीथ के आप वही इंसाइजल इज ले लें या इंसाइजल थर्ड ले लें, और वो मस्ट कांटेक्ट, उसका कांटेक्ट कहां पर आना चाहिए? इधर देखो, ये जो लिप्स मॉइस्ट एरिया है ना, लोअर लिप का जो मॉइस्ट एरिया है, तो ये इसको टच करना चाहिए। तो जब ये वाली जस्टिफिकेशन होगी तो इट विल हेल्प आउट कि आपने किस साइज के टीथ जो है वो सेलेक्ट करने हैं। यही साइज अगर जस्टिफाई होता है तो आपके टीथ सिलेक्शन जो है वो जस्टिफाई हो जाती है। अच्छा जी, सिलेक्शन ऑफ टीथ में इंटीरियर टीथ के सिलेक्शन के बारे में बात हो रही थी और उसमें ये 3-4 चीजें जो है वो पढ़ रहे थे। शेड की बात हो गई, साइज की बात हो गई, साइज में ये 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन हो गए। अब फॉर्म और शेप की बात हो रही है कि किस फॉर्म और किस शेप के टूथ सिलेक्शन जो है वो इफेक्ट होती है। फेशियल फॉर्म होती है, फेशियल प्रोफाइल होता है और डेंटोजेनिक कॉन्सेप्ट होता है। ये 3 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं टूथ सिलेक्शन के प्रोसेस को, और खास करके इंटीरियर टूथ सिलेक्शन के प्रोसेस को। अच्छा, इंटीरियर टूथ सिलेक्शन और पोस्टीरियर टूथ सिलेक्शन में ये फर्क है कि जो इंटीरियर टूथ सिलेक्शन होता है तो स्पेसिफिकली वहां पर एस्थेटिक प्राइम कंसर्न होता है, तो वहां पर मार्जिन ऑफ एरर जो है वो बहुत कम होना चाहिए, उसके चांसेस बहुत कम होने चाहिए, तो तभी हम इतने ज्यादा एस्पेक्ट्स को देखते हैं। पोस्टीरियर टीथ में सिर्फ हम मेसोबकल विड्थ वगैरह को देखते हैं, बाकी हमें इतना ज्यादा उसमें एस्थेटिक और ये सारी चीजें नहीं देखनी होती। यहाँ पर जब आप फॉर्म या शेप की बात करते हैं तो फेशियल फॉर्म के बिहाफ पे आपने टूथ जो है वो सेलेक्ट करना। जिस तरह कुछ लोगों के जो फेशियल फॉर्म होता है वो स्क्वायर होता है तो उनके दांत जो है वो थोड़े से छोटे छोटे होने चाहिए। तो ये अगर कोई ओवाइड है या टेपर है तो उनके इलांगेटेड टीथ होने चाहिए। तो जिस तरह टीथ जिस फेशियल फॉर्म के साथ जो है वो कंपेटेबिलिटी में आता है, तो आपने एग्जैक्टली उसी साइज के टीथ को सेलेक्ट करना है डेंचर के लिए। फेशियल प्रोफाइल को जब आप देखें तो कुछ फेशियल प्रोफाइल ऐसे होते हैं, वो स्ट्रेट होते हैं। ये मस्कुलर की बात हो रही है, यहाँ पर थोड़ी सी बोन वगैरह की या जो बोनी स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर थोड़ी सी मस्कुलर स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि कोई मसल जो होते हैं वो थोड़े से स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट। कुछ ऐसे फेशियल फॉर्म होते हैं जो कन्वेक्स होते हैं, कुछ फेशियल फॉर्म ऐसे होते हैं जो कनकेव होते हैं फेशियल प्रोफाइल। तो आप ये दोनों को आप आइडेंटिफाई करेंगे जब आप लेबियल सरफेस ऑफ अपर इंसाइजर शुड बी रूट फ्रॉम नीजल एस्पेक्ट। सही है। तो जब आप ये अपर इंसाइजर्स लेते हैं और उनको मीजल एस्पेक्ट से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोफाइल कन्वेक्स है, ये प्रोफाइल कनकेव है, या ये प्रोफाइल थोड़ा सा स्ट्रेट है। तो इसी हिसाब से आपने टीथ की सिलेक्शन करनी होती है, ये चीजें आपने कंसिडर करनी है। साथ साथ में डेंटोजेनिक कॉन्सेप्ट, डेंटोजेनिक कॉन्सेप्ट आसान सी कॉन्सेप्ट है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आर्ट ऑफ क्रिएटिंग आर्टिफिशियल टीथ एंड कंप्लीट डेंचर इन्फ्लुएंस्ड बाय एलिमेंटरी फैक्टर्स। कि ये आर्टिस्टिक एबिलिटी है, आर्टिस्टिक क्वालिटी है कि आपकी आर्ट कितनी जबरदस्त है, आप कितनी अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। और आपके डिजाइन को कौन इन्फ्लुएंस करेगा? आपके डिजाइन को एज इन्फ्लुएंस कर सकता है, जेंडर इन्फ्लुएंस कर सकता है, कंप्लेक्शन इन्फ्लुएंस कर सकता है। और ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जेंडर में आपने क्या देखना है, एज में क्या देखना है और कंप्लेक्शन में क्या देखना है। तो यहां पर आप अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटीज को शो करते हैं कि कौन सा बेहतर आपने शेड सेलेक्ट किया, कौन सी बेहतर आपने लेंथ सेलेक्ट की, सही है, एंगल्स आपने कैसे सेलेक्ट किया, राउंडेड टीथ सेलेक्ट किया, इलांगेटेड टीथ सेलेक्ट किया। तो इसको कहते हैं डेंटोजेनिक कॉन्सेप्ट कि पूरा आप डेंटिशन को ऑब्जर्व कर ले, उनके प्रोफाइल को ऑब्जर्व कर ले, उनके एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स को ऑब्जर्व कर ले, और देन आप एक बेहतरीन सेलेक्ट कर ले या डिजाइन कर ले टूथ को। और वो कौन इन्फ्लुएंस करेगा? एज इन्फ्लुएंस करेगा। एज किस तरह इन्फ्लुएंस करता है? यंगर एडल्ट में लाइटर टीथ होते हैं। सेक्स किस तरह या जेंडर किस तरह इन्फ्लुएंस करता है?
फीमेल के टीथ ब्राइटर होते हैं, राउंडेड एंगल्स में होते हैं, और मेल के टीथ थोड़े शार्पर होते हैं। सही है, तो ये आपके जहन में होना चाहिए। कंप्लेक्शन, डार्क पीपल के जो टीथ होते हैं, डार्क स्किन के थोड़े से डार्कर होते हैं, और जो लाइटर स्किन के लोग होते हैं उनके लाइटर। तो ये जो है वो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये फैक्टर्स आपके जहन में होने चाहिए जब आप इंटीरियर टीथ को सेलेक्ट करें। सही है, तो ये इट्स ऑल अबाउट कि भाई हमने सिलेक्शन किस तरह करनी है, और उसमें सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए कि कंप्लीट डेंचर के लिए जब आप इंटीरियर टीथ सेलेक्ट करते हैं तो आपने किस किस चीजों को देखना है या किन किन चीजों को देखना है।